गुड आफ्टरनून। डायरेक्ट हवा लगेगी ना आज। हाउ आर यू? मजा में? चलो, शैल वी स्टार्ट विद द टॉपिक। हम लोगों ने कल क्या देखा? बेलमेंट क्या होता है, उसके इसेंशियल्स और बेलमेंट के टाइप्स, ग्रेचुटियस ऑन द, हाँ वो वाला देखा। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। कितने सेक्शंस है? 4, 150, 158, 159 एंड 164। अच्छा, 148 तुमको पता है किसका था? डेफिनेशन था बेलमेंट का, ठीक है। 159, 148 हुआ, 149 आगे जाके आएगा, 150 इधर है, 158 है इधर, 159 एंड 164 है, ठीक है। तो बीच के किधर है? आगे है। ओके, क्लियर है? अभी ये उन्होंने एक्चुअल में ड्यूटी सारी एक जगह पे दे सकते थे, वो है ना, एक के बाद एक सेक्शन डाल के, बट वैसा नहीं दिया, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। चलो, सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ बेलर। क्या लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ बेलर में? ड्यूटीज टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। मतलब समझ में आता है? अगर आपके गुड्स में किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट है तो कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? उस चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अभी इसमें दो हिस्से हैं, एक है ग्रेचुटियस, एक है नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट। ग्रेचुटियस का मतलब क्या सिखाया था? फ्री का। एंड नॉन ग्रेचुटियस जिसमें तुमको पैसा मिलने वाला है, बराबर है, दो तरफा है। ग्रेचुटियस बेलमेंट के केस में दो और सिचुएशंस है। मतलब क्या है? क्या बेलर अवेयर है तो क्या होगा, और बेलर अवेयर नहीं है तो क्या होगा। मतलब बेलर को अगर फॉल्ट के बारे में पता है फिर भी उसने कांड किया तो क्या, और बेलर को बेचारे को पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा फॉल्ट है तो क्या। एग्जाम्पल के लिए, चौहान ने दोस्त को अपनी गाड़ी दी, अब उसको पता था कि गाड़ी के ब्रेक में प्रॉब्लम है, उसको पता था, उसको फॉल्ट पता था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझ के नहीं बताया अपने दोस्त को। कोई होगा उनका हिसाब बराबर करना बाकी होगा, तो उसने नहीं बताया, तो क्या होगा? और बेचारे को पता ही नहीं था कि गाड़ी के ब्रेक में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो बेचारे ने नहीं बताया। उसको नहीं पता, वो कैसे बताएगा अपने दोस्त को, बराबर है। तो दो सिचुएशन में दो चीजें होंगी। अगर बेलर को पता है और फिर भी नहीं बताया, देन बेलर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द डैमेजेस अराइजिंग टू बेली ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क। उसको पता था फिर भी नहीं बताया। फ्री है तो इतना क्या है, ऐसा नहीं होता। फ्री है बट तुमने फिर भी नहीं बताया का मतलब है तुमको हिसाब बराबर करना था, तो बेचारे का नुकसान जो हुआ है वो तुमको भरपाई करके देनी पड़ेगी। अगर किसी की जान ही चली गई तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है, बाकी एक्ट में आओ, समझा। और अगर बेचारे को पता ही नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डैमेजेस की, उसको नहीं पता, वो कैसे बताएगा। लेकिन अगर नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट है तो तुमको पता हो या ना पता हो, तुमको डैमेजेस देने पड़ेंगे ही। पढ़ो एक बार। क्या हुआ? अभी ठीक है। डैमेजेस पता हो या ना पता हो, नॉन ग्रेचुटियस में तुमको देना ही पड़ेगा पैसा। और अगर ग्रेचुटियस है तो पता है तो दो, नहीं पता है तो मत दो, ठीक है। इसका एक केस लॉ हुआ था जिसका नाम क्या है? वर्सेस, आपके नोट्स में जाओ, नोट्स में आपको केस दिखेगा, वहां पे घोड़े का केस है, देखो दिखा क्या? हाँ चलो पढ़ो, वो केस क्या है, क्या हुआ? घोड़ा गाड़ी की रेस, ये थी, राइड थी।
नॉन ग्रेचुइटियस का एग्जाम्पल है। तुमको पता हो ना पता हो, वो गाड़ी का वो जब स्क्रू निकल गया या जो भी वो निकला, उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके देनी ही पड़ेगी। समझ आया? पक्का? अगर आपके गुड्स डेंजरस नेचर के हैं तो वैसे ही आपको डिस्क्लोज करना तो है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ू। ये कौन सा है? सेक्शन नंबर 150। सेक्शन 150। 148 में क्या था? डेफिनेशन। 150 में क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? बेलर की ड्यूटी, जिसमें क्या लिखा हुआ है? डिस्क्लोज करने पड़ेंगे फॉल्ट्स। ठीक है, अगला सेक्शन नंबर 158, बहुत ही चिंदी है, देख के खत्म करना, इस पे नहीं आता। ड्यूटी टू पास द नेसेसरी एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। ग्रेचुइटियस है तो तुम नेसेसरी एक्सपेंस पे करोगे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी पे करोगे अगर कुछ आए तो। नॉन ग्रेचुइटियस है तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एक्सपेंसेस आते हैं वो पे करो। का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए चौहान ने जो गाड़ी दी थी, वो गाड़ी कुछ टाइम के बाद, देखो ऑर्डिनरी एक्सपेंस मतलब जैसे पेट्रोल का खर्चा हुआ, जो चौहान ने पेट्रोल भर के रखा था, तो जो भी पेट्रोल का खर्चा था वो उसके दोस्त ने देना चाहिए। वो तो बाय डिफॉल्ट होता है नहीं दोस्तों में, तू गाड़ी लेके जा लेकिन पेट्रोल तू डलवाएगा, वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो आपको समझना एक ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, बराबर है? एक क्या है? ऑर्डिनरी एक्सपेंस है या नेसेसरी एक्सपेंस है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आया जिसका खर्चा किया गया है बाय बेली, तो वो बेलर की ड्यूटी है कि उसको वो एक्सपेंसेस को वापस पे ऑफ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये चौहान की गाड़ी लेके गया और गाड़ी लेके जाने के बाद जब वो गाड़ी चला रहा था, उस टाइम पे उसकी वजह से, उसकी गलती की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से वो गाड़ी का जो इंजन है वो खराब हो गया। किसकी गलती की वजह से? बेलर किया, बेलर की गलती की वजह से। चलो मान लेते कि गाड़ी का इंजन अचानक से खराब हो गया, कोई किसी की गलती ने अचानक से खराब हो गया, तो बेली ने जाके इंजन वगैरह सब चेंज वेंज करवाया, इंजन वगैरह सब चेंज वेंज करवाया, उसका खर्चा आया उसको 5,000 रुपए। तो बेलर की ये ड्यूटी है कि जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बाद में जाकर आया है, जिसका खर्चा किसने लिया? बेली ने, वो उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। आज के जमाने में नॉन ग्रेचुइटियस में भी वो रिकवर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सेप्ट अदरवाइज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट है। समझ आया? पक्का? सेक्शन नोट्स में से पढ़ो वापस, दोनों 150 एंड 158। नॉन ग्रेचुइटियस में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब इंजन वाला टाइप, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये लिखने के लिए लिखा है, इसका कोई आज के जमाने में रिलेवेंस नहीं है, आज के जमाने में ये कुछ नहीं होता। दिस इज यूजलेस सेक्शन फॉर दीज डेज। ठीक है, एग्जाम में भी नहीं आता, डोंट वरी। आगे बढ़ू, ये इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? इंडेमनीफाई बेली फॉर
प्री मैच्योर टर्मिनेशन। प्री मैच्योर टर्मिनेशन का अर्थ समझता है? टाइम से पहले। एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि आलिया की शादी है या आलिया की शादी हो चुकी है। किसके साथ हुई थी? रणवीर नाम के एक बंदे के साथ हुई थी। रणबीर है या रणवीर है? वीर है क्या? अच्छा हाँ रणबीर है। लेकिन इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब क्यों होता है वो हमें नहीं पता। कोई भी रीजन से हो सकता है, क्यों हुआ हमें नहीं पता। अब आलिया की जो शादी जो टूटी है उसके बाद उसको कोई तो बंदा मिला, उसको लगा कि यार हाँ ठीक है इधर हमारी शादी हो सकती है। तो अभी अगली शादी हो रही है आदि और आलिया की। चतुर तेरी और सनम की भी करवाए नौकरा। अब देखो आदित्य को अब भी ऑब्वियस सी बात है, अभी आलिया के ऊपर ऑलरेडी आलिया और रणबीर का डिवोर्स हुआ है तो उसको इंप्रेशन जमानी है। किसको इंप्रेशन जमाना है? आदि को। तो अभी शादी में उसने मुझसे कहा कि मैम आपके पास जो BMW है मैं वो लेकर जाना चाहता हूं। वो पूरा एकदम ऐसे सजा धजा के गुलाब का फूल। ठीक है, ऐसे गुलाब के फूल वगैरह सजा धजा के, ऐसे सारे फूल वूल है ये सारे। तो ये मेरी BMW को सजा धजा के लेकर जा रहा है बारात होने के बाद। अरे वो दुल्हन लेके जाते ना वापस, उसके लिए। तो दुल्हन को घर लेके जाना है तो ये लेकर गया मेरी BMW। तो मैंने अभी बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रात के 11:15 बज रहे, रात के 11:15 बज रहे हैं। मैंने कहा आदि से रात के 11:15 बजे कि मुझे ये जो तेरा और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गाड़ी का, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये गाड़ी वापस चाहिए। सारे इज्जत का फालूदा इन फ्रंट ऑफ एंटायर आलिया का खानदान। तो यहां पे प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ, हाँ या ना? हाँ या ना? बराबर है। लेकिन कौन से टाइप के बेलमेंट में हुआ है? मेरा स्टूडेंट है तो मैंने कहा था कि यार बिंदास लेके जा, मैं कोई पैसा नहीं लूंगी शादी में, मेरी तरफ से गिफ्ट। BMW बारात में सबको, मतलब वो इसमें सबको दिखाने के लिए, बारात में उसके बाद दुल्हन ले जाते हुए टाइम पे सब ठीक है, ग्रेचुइटीज बेलमेंट है। मैंने बीच में ही गई मैं, और जो गुड्स मैंने दिए थे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिए थे, मैंने उसको वापस से मांग लिया और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्सपायरी ऑफ द टाइम। तो क्या होगा? बेलर सपोज टू पे ऑल द नेसेसरी बेनिफिट, ऑल द नेसेसरी लॉसेस, या जितना भी डैमेज उसको सफर हुआ होगा वो सारा मुझे क्या करके देना पड़ेगा? उसको इंडेमनिफाई करके देना पड़ेगा। समझ आया क्या? हाँ या ना? सबको अपनी इमेजिनेशन पावर मत लगाओ। गधे पे वापस आएगा, कम से कम घोड़ा तो बोल देते हैं, गधे पे लेकर आ गए। चतुर क्यों? अरे यार चतुर पे बैठ के आऊंगा, गधे पे हाथी। इमेजिनेशन पावर ही खतरनाक है। सो ऐसे सिचुएशन में क्या मुझे आदित्य को कॉम्पेंसेट इंडेमनिफाई करना पड़ेगा? हाँ,
क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी ग्रेचुटियस कॉन्ट्रैक्ट के केस में। ये स्पेसिफिकली ग्रेचुटियस क्यों है? क्योंकि नॉन ग्रेचुटियस में तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में सब लिखा जाता है, ग्रेचुटियस में क्या है, दोस्ती दोस्ती में सब चल रहा है, तो इसीलिए ये लिखना जरूरी है। समझ आया? अब नोट्स में से वापस से एक बार पढ़ो, सेम पॉइंट पहले से। हाँ देखो, अगर मैंने पहले से ही बताया था कि मुझे 12 बजे गाड़ी वापस चाहिए, तो फिर कोई प्री मैच्योर टर्मिनेशन का सवाल ही नहीं ना, एक्सपायरी ऑफ टाइम तो हो गया ना, तो मैं तो वापस लूंगी अपने गुड्स को। इधर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ ना, तब जाके कॉम्पेंसेशन जा रहा। समझा क्या? याद रहेगा ना अभी एग्जाम्पल, गधे पे आती। चलो पढ़ लो। कॉम्पेंसेट करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे बेलर मस्ट क्यों नहीं है, मे क्यों है? बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के कुछ रूल्स है जो आगे जाके आप समझोगे, जहां पे समटाइम्स मे कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज शेल और मस्ट। सो मे बी मस्ट समटाइम्स। शेल को भी मे यूज किया जाता है और मे को मस्ट या शेल जैसा यूज किया जाता है, वो आगे जाके सीखोगे। कभी कभी एंड को और यूज किया जाता है, और को एज ए एंड यूज किया जाता है, ये भी आप सीखोगे अगले लेवल पे। ये सेक्शन स्पेसिफिकली ग्रेचुटियस के लिए है। नॉन ग्रेचुटियस में पहली बात कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में ही लिखा जाता है, एंड नॉन ग्रेचुटियस के केस में वैसे ही बाय डिफॉल्ट सजा आपको कॉम्पेंसेशन या डैमेजेस देने ही पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इधर ग्रेचुटियस में क्या होता है, दोस्ती यारी होती है, तो जिसकी वजह से तुम नहीं दे रहे उसको पैसा या बदले में कुछ भी नहीं जा रहा, तो इसीलिए ये स्पेसिफिकली लिखना जरूरी है, इसलिए लिखा है। डन? कैन आई गो अहेड? नेक्स्ट सेक्शन नंबर 164 क्या लिखा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की? रिटर्न बैक द गुड्स की, एंड इंडेमनीफाई फॉर लॉस इन केस द बेलर, दिस इज बेलर का शॉर्ट फॉर्म है, दिस इज बेलर, ठीक है, BOR इज बेलर, बी को ये डाल दिया ना मैंने, तो वो बेलर का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, सो व्हाट दे हैव मेंशन्ड इज, अच्छा, indemnify for the loss in case of bailor not entitled to make the bailment, in case of bailor not entitled to make the bailment का मतलब समझता है? टाइटल अगर बेलर का डिफेक्टिव है, मैं एज अ बेलर BMW मेरे पास जो थी वो चोरी की थी, और वो चोरी की BMW मैंने इसको दी है बेली को, तो आई हैव अ ड्यूटी टू इंडेमनीफाई अगर उसको उस टाइटल के चक्कर में कुछ भी नुकसान हुआ तो, जैसे उसको पुलिस उठा के लेके गई, अज्यूम, बहुत बात कर रहे हो आज। तो द पॉइंट इज कि अगर बेलर
का कुछ भी नुकसान हुआ, जैसे पुलिस उठा के लेके गई, उसको कुछ भी पैसा मांगा, पुलिस वालों ने फाइन लगाया, कुछ भी हुआ, then in that situation as a bailer I have to indemnify that bailey. and दूसरा सेक्शन 164 के और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिटर्न बैक द गुड्स. मतलब क्या है, जब टाइम खत्म हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये उल्टे वे में लिखा है. उल्टे वे में मतलब क्या है, जब टाइम खत्म हो जाएगा या पर्पस पूरा हो जाएगा, तो बेली जब गुड्स को रिटर्न करेगा ना, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैंने उन गुड्स को एक्सेप्ट करना है. समझा? मैंने क्या करना चाहिए, उन गुड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए. जैसे कि मैंने रिपेयरिंग के लिए गाड़ी दी थी, अब वो बोल रहा है कि गाड़ी आके लेके जाओ, वो उसका काम पूरा हुआ, हो चुका है, पर्पस पूरा हो चुका है, वो बोल रहा है गाड़ी लेके जाओ, तो मेरी ये ड्यूटी कि मुझे गाड़ी को वापस लाना चाहिए एज अ बेलर. मैंने अपने, जब वो रिटर्न कर रहा है तो मैंने रिटर्न बैक गुड्स करने चाहिए. समझ आया? क्लियर है? व्हेन इट इज ऑफर्ड, व्हेन इट इज ऑफर्ड बाय द बेली एट द प्रॉपर टाइम, तो अगर नहीं किया, इफ नॉट, देन बेली कैन क्लेम फॉर द compensation which is necessary for the safe custody of that car or something whatever goods. जैसे कि अभी वो बेली ने क्या किया, बेलर मुझे वो बेली मुझे BMW दे रहे थे वापस, सब रिपेयर वेपेयर होने के बाद, अब मैंने नहीं लिया, उस चक्कर में एक दिन उसको एक चौकीदार रखना पड़ा उस BMW का ध्यान रखने के लिए, तो उसने उसके सेफ कस्टडी के लिए जो खर्चा किया वो मुझे उसको देना पड़ेगा. ये मेरी ड्यूटी है. क्लैरिटी? क्या अगर बेलर पूरी तरीके से रिफ्यूज करता है तो क्या बेली बेच सकता है क्या उन गुड्स को? रिफ्यूज करने के बाद अगर रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जाता है एंड यू हैव अ प्रूफ कि बेलर ने मना कर दिया था, एंड बिकॉज ऑफ विच यू आर इनकरिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर दैट गुड्स, यू कैन इजीली. हाँ, बस नोटिस तुमको देना पड़ता है. हाँ, रिकवर कर सकते हो जब वो गुड्स मांगने के लिए आएगा, तब एक्सपेंसेस रिकवर हो सकते हैं. समझा? क्लियर? एक बार देख लो चारों सेक्शंस. कौन कौन से थे? 150, 158 वो फालतू था, 159 एंड 164. क्लियर? एक बार नोट से गो थ्रू करो पूरा. एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट लैंग्वेज, बस मैंने यहाँ पे समरी में आपको एक जगह पे लाके दे दिया. कौन से सेक्शन? 164 में. हाँ, जो भी मैंने एक्सपेंडिचर किया हो, जो भी बेली ने एक्सपेंडिचर किया होगा वो बेलर को देने पड़ेंगे. हाँ, तुमने एक्स्ट्रा का खर्चा करवाया ना मेरे से, दे रहा था ना चुपचाप से गुड्स, तब नहीं लिए, तो मैं क्यों एक्सपेंसेस ये करूंगी, बेयर करूंगी? डन. नेक्स्ट. अब ड्यूटीज ऑफ बेली. अपन ने किसकी ड्यूटीज देखे अभी? अभी किसके देख रहे हैं? अपन उल्टा करने वाले, इसकी ड्यूटी उसके राइट्स बन जाएंगे. ध्यान रखना, थोड़े बहुत इधर उधर है वो अपन देखेंगे, बट उसके इसके राइट्स, उसकी ड्यूटीज, उसके ड्यूटीज, इसके राइट्स. ठीक है? ड्यूटीज ऑफ बेली. टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स. सेक्शन 151 एंड 152 साथ में समझना है. ड्यूटीज ऑफ बेली, पहला पॉइंट क्या लिखा है? टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स. एग्जाम्पल देती हूं. अज्यूम करना है कि हम लोग ट्रैक पे गए, अज्यूम
दर्द दर्द दर्द। पीछे से म्यूजिक एकदम सैड वाला बैकग्राउंड में बज रहा है। लो, गाना वगैरह चल चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में। अज्यूम 2 मिनट की शांति उस बात पे। अब पॉइंट ये है कि अज्यूम कर रहा है कि आप लोग गो को हम लोग कहाँ लेके गए हैं, ट्रैक पे लेके गए। ठीक है, अब जब ट्रैक पे गए, अभी मेरे पास सैमसंग 24 अल्ट्रा है, सर के पास आईफोन है, तुम लोगों ने फोटो खींचने के लिए फोन्स लिए। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो पानी में टाइम लैप्स बोलते हैं ना तुम लोग उसको। तो टाइम लैप्स निकालने के लिए पानी के नीचे क्या हो रहा है उसका टाइम लैप्स तुम लोगों को निकालना है। और तुमने क्या किया, मेरे फोन को पानी में डाल दिया छपाक, और वो पानी में तुमने टाइम लैप्स स्टार्ट कर दिया। और मुझे बोल रहे हो कि मैम इस फोन को कुछ नहीं होता है, ये फोन पानी में भी गिरने के बाद भी चलता है, हम दिखाते आपको। और दिखाने के चक्कर में तुमने डाल दिया वो पानी में, और वो टाइम लैप्स चालू हो गया तुम्हारा। और बाद में जाके मुझे पता चलता है कि तुमने ये कांड किया, और वो फोन खराब हो गया। अज्यूम अज्यूम कि मेरा फोन का डिस्प्ले खत्म, पूरा सिस्टम में पानी जा चुका है, अब फोन नहीं चल रहा, मेरा नुकसान 1.5 लाख का हुआ। अब मुझे बताओ ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बच्चे नादान होते हैं। ओहो हो। आपने फोन क्यों दिया उन्होंने उनको, मेरी ही गलती। शाबाश। अरे थोड़ा तो मतलब थोड़ा कौन बेर करेगा? दीपक से हुआ था, दीपक माइनर है। वाह भाई, तू कब कब मेजर हो रहा? फेब्रुवारी झालं संपलं, एग्जाम हो जाएगी तब तक। उसके बाद ट्रैक पे जाएंगे, बराबर। पॉइंट ये है कि जब जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है उसने एज मच एज केयर नहीं लिया उन गुड्स का, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। तुम्हारा फोन होता तो डालते ऐसे पानी में? नहीं। अब पहला पॉइंट तो ये है कि आपका फोन ऐसे पानी में नहीं डालते, आपने मेरा फोन डाल दिया कैसे? यही मेरा पॉइंट है, ये फोन वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वाटर रेजिस्टेंस एंड वाटर प्रूफ। या गहराई का नहीं होता, वाटर प्रूफ का मतलब है कि उसमें कुछ भी कर लो तुम पानी जाएगा नहीं। वाटर रेजिस्टेंट मतलब एक हद तक वो स्टॉप करेगा, छोटे मोटे बूंद बूंद वो सह लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी में ही डाल दो उसको। अरे लोग धोते होंगे, होंगे, लेकिन लिखते टाइम पे लिखा वाटर रेजिस्टेंट, नॉट वाटर प्रूफ। तो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस आपने क्या करना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए था, बराबर है। तो अगर आपने टेक केयर नहीं किया तो जिसने टेक केयर नहीं किया बेली, उसने मुझे कॉम्पेंसेट करके देना पड़ेगा। हाउएवर हाउएवर बचने का चांस इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा जाए तो इधर आना है। इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन, डिटोरिएशन। तीनों का मतलब समझता है? लॉस, डिस्ट्रक्शन एंड डिटोरिएशन इफ ही हैज टेकन केयर अंडर सेक्शन 151। 151 में उसने ध्यान लिया मतलब क्या है कि तुमने उस फोन को कांच के डब्बे में डाल के फिर रखा था पानी के अंदर, जिस डब्बे में से पानी नहीं जा सकता था, तो तुमने टेक केयर किया था, है ना? या उसके कुछ कवर ऐसे आते होंगे प्लास्टिक वास्टिक के, उसके अंदर रख के फिर तुमने किया था, तो यू हैव टेकन रीजनेबल केयर। तो जो भी लॉस हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, डिटोरिएशन हुआ, उसके लिए तुम एज अ बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये हाउएवर है। हाउएवर कहां लिखा? 152 में। और पेनलाइज करेंगे वो कहां लिखा? 151 में। ये समझ आया? ड्यूटी ऑफ बेली वापस से एक बार इधर से पढ़ो और नोट्स में से पढ़ो।
इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा जाएगा वैसे, जैसे अगर मेरे और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिखवाया था कि तुमने कितना भी ध्यान रखा और अगर इसको उसके बाद भी कुछ भी हुआ तो तुम ही बेयर करोगे, तो तुम ही बेयर करोगे, तुमने ध्यान रखने के बाद भी, ऐसा। यहां पे लिखा है कि 151 बोलता है टेक केयर करो, नहीं किया तो तुम भुगतोगे। अब वो 152 बोल रहा है कि बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, तुमने ध्यान रख लिया था एज अ बेली अच्छे से, और बेलर को नुकसान होता है तो बेलर भुगतेगा। तो 152 में बेलर लायबल, 151 में बेली लायबल। समझा? आगे बढ़े, पढ़ लो एक बार पूरा। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स। कौन सा सेक्शन है? 153, 154। नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स का मतलब क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आदित्य को BMW मिला, नहीं आदित्य नो को, चतुर लेते हैं अपन, अभी बोर हो रहा है ना आदित्य, सोम नो को, चतुर ठीक है। चलो सुनो, चतुर को मेरे अपनी BMW दी थी, ठीक है। अब हुआ क्या है, ध्यान से समझो। अब जब मैंने BMW दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने उसका ध्यान रखना चाहिए था, हाँ या ना? वो जो भी गुड्स मैंने उसको दिए उसका इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना चाहिए था। इनकंसिस्टेंट यूज का मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट यूज का मतलब कि जिस पर्पस के लिए दिया है वैसे ही यूज करो, बराबर है। मैंने उसको उसको इसलिए दिया था क्योंकि उसको अपनी मम्मी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना था, मंदिर, मम्मी बोला मैंने। अभी बात ऐसी हुई कि ये मम्मी को तो लेकर गया, लेकिन आते टाइम पे हमारे जनाब जो है उन्होंने क्या किया, पूरा लैम्बोर्गिनी चलाई, पूरा एकदम ड्रिफ्ट विफ्ट मार रहे हैं एकदम स्टाइल में, किसी को इम्प्रेस करना था, उस चक्कर में गाड़ी चलाई। अब जब गाड़ी चलाई उस चक्कर में ठोक दी गाड़ी। जिसको इम्प्रेस कर रहा था उसी को उड़ा दिया, शाबाश। तो द पॉइंट इज, यहां पे क्या हुआ कि ये जो भी नुकसान हुआ मेरे गाड़ी का वो कौन भुगतेगा? क्योंकि उसने इनकंसिस्टेंट यूज किया ऑफ द गुड्स। पर्पज सिर्फ इतना था, वो कार रेसिंग जैसा रेस कर रहा है गाड़ी, किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में किसी और के साथ रेस लगा रहा, ठोक रहा है, तो इसमें किसकी गलती? उसकी। इसलिए क्या लिखा है, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वॉइडेबल होंगे एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। मेरे पास आके कि मैं बोल सकती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गलती से हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी सही गुड्स का यूज नहीं हुआ, मुझे गुड्स वापस चाहिए। इफ द बेली नॉट मेक द यूज ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो बेली जो होगा वो लायबल होगा टू कॉम्पेंसेट फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स टू द बेलर फॉर दैट इनकंसिस्टेंट यूज। इजी, अंडरस्टूड? 153 एंड 154, 155, 156 एंड 157 सबका मिलाकर एक ही है, नॉट टू मिक्स द गुड्स। अब ध्यान से समझना, नॉट टू मिक्स द गुड्स। अब हुआ क्या, बेलर के कुछ गुड्स है, बेली के कुछ गुड्स है, बेलर के कुछ गुड्स है एंड बेली के कुछ गुड्स है, और इधर मिक्सचर हो रहा है। तो क्या क्या होगा, अज्यूम करते कि मेरा जूस का धंधा है, फ्रूट जूस का, मौसम्बी, संतरा, ठीक है, एप्पल, जस्ट फ्रूट्स, नॉर्मल फ्रूट्स।
ठीक है, उसका धंधा है जस्ट फ्रूट्स का। हाँ तो पॉइंट सुनो, पॉइंट सुनो। तो मेरा जूस का बिजनेस है, मेरे साथ साथ सेम बिजनेस जो है वो सोहम भी करता है। ठीक है, सोहम का भी जूस का बिजनेस है, मेरा भी है। अब हुआ ऐसा कि मैं कुछ दिनों के लिए यूएस जा रही थी, तो मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि सोहम, तुम्हारा भी सेम बिजनेस है, मेरा भी सेम बिजनेस है, ये ऐसे ही पड़ के सड़ जाएंगे, तो एक काम करना, ये फ्रूट्स ले ले, इससे जो भी जूस बनेंगे उसका प्रोपोर्शनेट पैसा मुझे दे देना। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि सेम ही धंधा है। तो कॉम्पिटिटर्स तो ठीक है, दिन में कॉम्पिटिटर्स, रात में दोस्त होते टाइप्स, वैसी सिचुएशंस होती है, जो भी हालात दिखते हैं आसपास के उस हिसाब से, वैसा नहीं होता। बाकी आप समझदार है। सो द पॉइंट ऐसा है कि भले ही हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हो, लेकिन हम दोनों हेल्प करने के लिए रेडी है। तो उसने क्या किया, देखो बेलर कौन है, मैं, बेली कौन है, वो। तो बेली ने गुड्स को मिक्स कर दिया, उसके जो गुड्स थे और मेरे जो गुड्स थे उनको मिक्स कर दिया। अब उसके जो गुड्स थे एप्पल वेप्पल, वो एकदम लो क्वालिटी थे, और मेरे एप्पल कश्मीरी एप्पल थे। अभी आप समझो, कश्मीरी एप्पल और वो लो क्वालिटी एप्पल मिक्स होने के बाद मेरे एप्पल के वजह से जो जूस का टेस्ट था और उसके चक्कर में जो जूस का टेस्ट था उसमें डिफरेंस होगा, हाँ या ना। मेरे इसमें प्योर प्योर कश्मीरी एप्पल्स है। सो तो आपको समझना है, आपको समझना है, ऐसे टाइम पे जब बेली मिक्स करता है, अगर वो बेलर के कंसेंट से किए हैं मिक्स, अगर बेलर के कंसेंट से, इच्छा से किए, देन बोथ शैल हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रोपोर्शनेट टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द मिक्सचर। जितना उसका वो उतना पैसा लेगा, मेरा मेरे जितने फ्रूट्स उतना मैं पैसा लूंगी। लेकिन दिक्कत कब होगी, जब मेरा कंसेंट नहीं है और उसने मिक्स कर दिए। अब जब मिक्स किए, गुड्स सेपरेट हो सकते हैं या तो गुड्स सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर गुड्स सेपरेट हो सकते हैं इजीली, जैसे फ्रूट्स ही है, एप्पल पड़े हुए इजीली सेपरेट हो सकते हैं, क्वालिटी इमीडिएटली दिख के ही समझ में आ रहा था। अगर सेपरेट हो सकते हैं तो जो सोहम है तो वो क्या करेगा, जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको अलग करने का, उसका खर्चा कौन बेयर करेगा, सोहम। क्यों, क्योंकि उसने मिक्स किए मेरे कंसेंट के बिना। तो जो भी खर्चा होगा, डैमेजेस होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हाँ सोहम खर्चा बेयर करेगा, प्रॉपर्टी मेरे पास ही रहेगी, मेरे गुड्स की मेरी, उसके गुड्स की उसकी। क्यों, क्योंकि गुड्स सेपरेट कर सकते थे। अब अगर गुड्स सेपरेट नहीं कर सकते, जूस बनाकर रखा है उसने 10 गिलास का, कहां से अलग करोगे मेरे एप्पल्स और उसके एप्पल्स को, नहीं। देन बेलर इज एंटाइटल्ड टू बी कॉम्पेंसेटेड फॉर फ्रॉम बाय बेली फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स। गुड्स का प्राइस मैं उससे क्लेम कर सकती हूँ। समझ आया, क्लियर। ये सेक्शन कौन से थे, 155, 156 एंड 150। नोट्स में जाओ, 153 से लेके 157 पढ़ो। यहाँ पे मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन या गुड्स ही, ये डिपेंड करेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है।
डन, इजी। डैमेजेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 73 कोर्ट डिसाइड करेगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स 40 या 60 या 50 या व्हाट। ओके, चले आगे। मेरी वजह से तो ये सेक्शन कवर नहीं करेगा। अब मेरी वजह से उसका लॉस हुआ होगा तो ये सेक्शन कवर नहीं करेगा। मेरी वजह से हुआ तो ड्यूटी ऑफ बेलर में जाना पड़ेगा। ड्यूटी ऑफ बेलर में नेसेसरी एक्सपेंस है तुम्हारे 158 के, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेसेसरी एक्सपेंस उसके अंडर चल जाएगा। समझा? चले आगे। नेक्स्ट, अगला 157 तक हुआ। हाँ, अगला 159 हम कहा देख चुके? 158 एंड 159 कहा देखे? ड्यूटीज ऑफ बेलर में देख चुके हैं। तो 158 159 हुआ। अगला गया 160 161। 160 क्या बात कर रहा है? रिटर्न द गुड्स। एज अ बेली क्या ड्यूटी बनती है? तुम्हारा पर्पस पूरा हो जाता है या टाइम खत्म हो जाता है तो तुमने क्या करनी चाहिए? बेलर को गुड्स वापस कर दो, खत्म। यही है, बेलर को गुड्स वापस कर देना। अब 161 क्या बोलता है? अगर तुमने डिफॉल्ट किया, किस बात पे? रिटर्न में। अगर तुमने डिफॉल्ट किया एज अ बेली रिटर्न में, रिटर्न नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, टेंडर नहीं किया, टेंडर मतलब अगेन टू गिव, नहीं किया एट प्रॉपर टाइम, देन बेलर इज रिस्पॉन्सिबल, बेली इज रिस्पॉन्सिबल, बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन, डेटोरिएशन ऑफ द गुड्स। तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ तो तुम दे दो, मेरी वजह से नुकसान हुआ तो मैं पैसा दूंगी। मेरी वजह से मतलब मेरे ऊपर ये ड्यूटी कौन से सेक्शन में है टू गेट बैक द गुड्स? अभी देखा 164 और 161 में क्या लिखा हुआ है कि अगर बेली रिटर्न नहीं करता है उसकी गलती तो वो भुगतेगा। रिटर्न किए हुए मैं नहीं ले रही तो मैं 164 में जाऊंगी। ठीक है, मेरे से पैसा किस में वसूला जाएगा? 164 में। और इससे पैसा कहां से? बेली पे, बेली का पैसा 161 में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे 163 रिटर्न एंड एक्रीशन ऑफ द, 162 है बाद में, रिटर्न ऑफ एक्रीशन ऑफ द गुड्स। एक्रीशन का अर्थ समझता है? ये वन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रीशन मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब समझो। अज्यूम करते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं अभी, जैसे कि आयुष, हाइपोथेटिकल। अब ये XYZ पर्सन है आयुष नाम का, इसका ना फार्मिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है और इसके साथ साथ वो लाइफ स्टॉक होता है ना, समझते तुमको, पशुपालन। ठीक है, तो इसके पास ना 10 गाय थी। कितने? 10 गाय। अब ये घूमने के लिए जा रहा था थाईलैंड, तो वो जो 10 गाय है वो आयुष देकर जाता है कार्तिक को। वो बोलता है इनका ध्यान रखना। ठीक है, ये 10 जो गाय थी वो देकर गया है कार्तिक के पास 1 मंथ के लिए, और 1 महीने में ये जो 10 गाय है वो 10 से 13 हो जाते हैं। अरे भाई, पहले से कुछ तो होगा ना प्लानिंग। अब 1 महीने में उसको नहीं पता था कार्तिक को 1 महीने में ही हो जाएगा सब। 1 महीने में हो गया, अज्यूम 10 से 13 हो गए। तो जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो कार्तिक जो है वो 10 वापस करेगा या 13? ये ड्यूटी ऑफ द बेली है कि अगर कोई भी एक्रीशन होता है टू द गुड्स तो वो एक्रीशन, इंक्रीज, जो भी एडिशन हुआ है उसके साथ वापस कर रहा है। वो ये नहीं बोल सके कि तुमने 10 दिए थे 10 मैंने वापस किए, नहीं। समझ आया? तो इसलिए 163 क्या बात कर रहा है देखो, एनी इंक्रीज और प्रॉफिट बेली बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इजी, क्लैरिटी। सेक्शन नंबर कौन सा था? 163 और बीच में 162, क्योंकि ये बीच में ऐसे दिया है टर्मिनेशन ऑफ
162 में क्या लिखा है? टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटियस बेलमेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टी। ये जो टर्मिनेशन है इसको लेकर पूरा अपने को एक कॉन्सेप्ट है। बस यहां पे बस अब देखो यहाँ पे 162 में मैंने जानबूझ के ऐसे बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि वो टर्मिनेशन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से वन ऑफ द पॉइंट इज डेथ। तो वो उन्होंने यहाँ पे राइट ड्यूटीज ऑफ द बेली के अंडर लिया है। ठीक है, वो क्या है वो अपन समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझा 162, इसलिए मैंने ऐसे बीच में डाल दिया उसको। टर्मिनेशन को लेके अच्छे से पॉइंट है, वो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए अपन वो करेंगे। यहाँ तक क्लियर? हाँ, अब एक काम करो, 160, 161 एंड 163 नोट्स में से पढ़ो एंड एक बार ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली एक बार गो थ्रू करो सारे सेक्शंस के साथ। सेक्शन नंबर भी याद हो जाने चाहिए अभी तक। डन? हुआ? नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। जो बीच में 162 है ना, जो मैंने वहां पे बस बीच में लिखवा के दिया था, ठीक है, नोट्स में है आगे है लेकिन आगे है। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट प्लेज के ऊपर होगा। मिला क्या? फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स के नीचे ऊपर है क्या? मिला? पेज नंबर 80 पे मिलेगा। ठीक है, मिला? हाँ, चलो सुनो, बहुत ही फालतू है, कॉमन सेंस है पूरा, क्योंकि टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट का अर्थ क्या हुआ? बेलमेंट क्या कर रहे हैं तुम? खत्म कर रहे हैं। कब कब खत्म कर सकते हो? 5 सिचुएशन। पहला, ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, ऑब्वियसली टाइम खत्म तो वैसे ही बेलमेंट खत्म, कुछ बोलने की जरूरत है इस पे। सेकेंड, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, कॉमन सेंस। बाय गिविंग द नोटिस, ध्यान से, बाय गिविंग द नोटिस का अर्थ क्या है? बेली मेक्स इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द बेलमेंट। मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट काम किया, मतलब क्या है कि या तो उसने यूज इनकंसिस्टेंट किया गुड्स का, मिक्स कर दिया, कुछ भी ऐसा किया जो उसको नहीं करना चाहिए था बेसिकली, तो वो क्या माना जाएगा? सीधा नोटिस दे देगा बेलर और टर्मिनेट कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को। या तो ग्रेचुइटियस बेलमेंट, सेक्शन 159 याद है क्या था? 159
आलिया वाला, शादी, डिवोर्स, टर्मिनेशन, प्री मैच्योर टर्मिनेशन। तो ऐसे टाइम पे ग्रेचुइटियस, ध्यान से समझना, ग्रेचुइटियस बेलमेंट है तो बेलर को, बेली को नोटिस देना पड़ता है एट एनी टाइम एंड कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस। जब भी मुझे वो वापस लेनी BMW, तब मुझे उसको नोटिस देना है कि भाई मुझे बेलमेंट को क्या करना है, टर्मिनेट। तो 159 के अंडर आप टर्मिनेट कर सकते हो नोटिस देकर। डेथ हुआ तो बट ऑब्वियसली कि बेलमेंट खत्म है। क्या करोगे, मरने के बाद जिस पार्टी के साथ बेलमेंट किया वही पार्टी ऊपर है, तो बेलमेंट का क्या फायदा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा। समझ आया? गुड्स तो वापस आएंगे ना, गुड्स वापस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर है ही, लेकिन मतलब उसकी जगह पे अपन नया कॉन्ट्रैक्ट विद लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकते, मतलब उसकी जगह पे उसको नहीं दे सकते। जैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है, अब वो लड़की की जगह किसी और लड़की को नहीं दे सकते, वैसे इधर मरने के बाद वो चली गई, वो चला गया, उसकी जगह उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दे सकते। टर्मिनेट, अगर ऐसा सिचुएशन है कि बेलर ने बेली को गुड्स दिए थे जो कि कार थी, और वो कार खाई में गिर गई, खाई भी आग में जल के राख हो गई और वो बंदा भी खत्म हो गया, तो बेलमेंट तो वैसे ही झक मार के खत्म है। अलॉन्ग विद दैट जो भी कार गई है उसके साथ गुड्स लेकर जो वो गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी से लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर कर लेना, ठीक है? जितना होगा उतना, नहीं हुआ तो तुम्हारी फूटी किस्मत। नको सब हर जगहों पे मत मारो सबको, समझ आया क्या? गुड्स लेके फिर वो भी मर गया तो कुछ भी हो सकता है, बराबर। ईदर ऑफ द पार्टीज, किसी का भी डेथ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टर्मिनेट। एंड सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो गया। लो, सब्जेक्ट मैटर भले ही बंदा खत्म हुआ हो या ना खत्म हुआ हो, लेकिन सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर उसका नेचर ऑफ द गुड्स चेंज हो गया। मतलब क्या समझाती हूँ, चेंज ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स विच मेक द गुड्स इम्पॉसिबल टू बी यूज्ड फॉर बेलमेंट। एग्जाम्पल के लिए, मेरा और आदित्य का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था शुगर बेचने का, मैं उसको शुगर बेचने वाली थी, वो डब्बे पूरे भर के रखे थे हमने शुगर बेचने के लिए। हुआ ये कि उन डब्बों में गया पानी, तो वो शुगर का पानी बन गया बस। तो मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि नेचर ऑफ द गुड्स चेंज हुआ है, शुगर तो शुगर ही है ना, लेके जा, नहीं, शुगर इज नॉट शुगर एनी मोर नाउ। चेंज ऑफ द नेचर ऑफ द गुड्स ही खत्म हो चुका है। जाने दे, शक्कर में देख, चाय बनाते टाइम पे वैसे ही पानी डालना होता है, शक्कर का पानी डाल देना, नहीं, क्या डालने का मतलब, अच्छा जामुन क्यों डालना है लेकिन, अच्छा ओ समझा, समझ आया क्या, क्लियर है? तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए या फिर नेचर ऑफ द गुड्स ही खत्म हो गया, तो बेलमेंट भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बेलमेंट का टर्मिनेशन पढ़ के खत्म करो। क्लियर है ना? सर आ जाएंगे ना अभी 10 मिनट में, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे, विल मीट टुमारो। कल अपना बेलमेंट खत्म हो जाएगा, खत्म भी हो गया, 1 घंटा हो गया अपने लेक्चर को। तो विल मीट टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।